नमस्कार, मैं हूं संदीप राव जी। वर्कर्स यूनिटी के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट चंदन कुमार जी हैं, जो पुणे से हैं। और कल जो संसद में 3 लेबर कोड को पास किया गया है और कैसे पास हुआ, क्योंकि काफ़ी हंगामा हुआ था। कुछ विपक्षी दलों ने उसका वॉकआउट किया, उसके बावजूद वो पास करा लिया गया। ये लोकसभा में पास हुआ है, लेकिन राज्यसभा में इसको जाना है और लोग ऐसी आशंका जता रहे हैं कि वहां भी ये पास हो जाएगा और फिर ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिस पर मोहर लगने के बाद ये कानून हकीकत में आ जाएगा। चंदन कुमार जी, आपने बहुत बारीकी से कल पूरी संसदीय कार्रवाई को देखा है। आप थोड़ा ब्रीफ हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या क्या हुआ और किस बात को नोटिस नहीं किया बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया ने या बाकी लोगों ने। कल जिस प्रकार से संसद की कार्रवाई शुरू हुई दोपहर को 3 बजे, और बहुत माहौल गर्म था संसद में, क्योंकि आपको पता है कि किसानों के ऊपर जो 3 महत्वपूर्ण विधेयक आए हैं उसके ऊपर किसान विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में विरोध चल रहा है, सारे राजनीतिक दल उसका विरोध कर रहे हैं। और संसद का सत्र वहीं से शुरू हुआ कि आप अगले बिल पे जाने से पहले उसके ऊपर अभी डिबेट होना बाकी है। वो जिस प्रकार से बिल पास हुआ है वो तरीका सही नहीं है। और अचानक से डीएमके के एक सांसद ने शुरुआत किया कि सुबह सुबह हमारे घर पे आईबी और कुछ लोग ऐसे आए, उन्होंने हमसे कहना शुरू किया कि आज आप संसद में कौन से मुद्दे उठाने वाले हैं, आप संसद को परेशान कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो मुझे लग रहा था कि सुन करके कि ऐसा तो मैंने पहले कभी सुना नहीं कि सांसद ये कह रहे हैं संसद में खड़े होकर के कि राज्य की कोई संस्थाएं उनको आके इनडायरेक्टली डायरेक्टली डरा रही हैं, धमका रही हैं, और उनको ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि संसद कैसे चलाना है और कैसे चलना है। तो ये तो मुझे लगता है कि हम पुलिस स्टेट बन गए हैं, मतलब बनने नहीं जा रहे हैं, हम एक पुलिस स्टेट की तरफ चल पड़े हैं, जहां पे सांसदों को जब छोड़ा नहीं जा रहा है तो एक हमारे जैसा एक अदना सा कार्यकर्ता जो मजदूरों के बीच में काम करता है, या फिर कोई मजदूर या फिर कोई किसान, उनकी क्या हालत होगी इस लोकतंत्र में, उसके बारे में मैं सोच के ही बहुत भयभीत हूं संदीप जी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है यहाँ पे कि कल कहा गया इस चीज को लेकर के कि आप ये जो करने जा रहे हैं, जो ये मजदूरों के ऊपर में जो 3 महत्वपूर्ण विधेयक जो पेश करने जा रहे हैं, इसके ऊपर अभी चर्चा होनी है। सिर्फ 3 दिन पहले ही आया है, बहुत लंबे टेक्स्ट हैं, बहुत लंबा ड्राफ्ट है, मैं पढ़ने का समय भी नहीं मिला है। उसके बावजूद भी उस पूरे शोरगुल में, उस पूरे हो हल्ला में माननीय मंत्री श्री संतोष गंगवार जी ने उन विधेयक का स्टेटमेंट पढ़ना शुरू किया। और पढ़ने शुरू किया उसके बाद इमीडिएटली बीजेडी, वाईएसआर और ऑफ कोर्स बीजेपी और जेडीयू, तो ये 3 उनके जो साझा दल, मैं पता नहीं मैं कैसे कहूं कि जेडीयू तो उनका साझा दल ही है, लेकिन बीजेडी और वाईएसआर ना होते हुए भी उन्होंने समर्थन किया इस बिल का। और उसके बाद इतना शोरगुल, इतने हल्ले हुए, उस शोरगुल में फिर हमें पता भी नहीं चला कि बिल पास हो गया। तो जिस प्रकार से फार्म बिल का हमने देखा कि जिस प्रकार से फार्म बिल के साथ जो हुआ संसद के अंदर में, सिमिलरली एकदम बिल्कुल सेम तरीके से, बिल्कुल उसी उसी तर्ज पे इन तीनों बिल को पास कर दिया। इससे पहले कि हमारे जैसे लोगों को हवा भी लगता कि क्या डिबेट होने वाला है, क्योंकि हम लोग पिछले 2 दिनों से काफी सारे सांसदों से बात किया, हमने सुप्रिया सुले से हमने बात किया, शशि थरूर के ऑफिस से हमने बात किया, हमने बहुत सारे सांसदों जो एक कहते हैं कि एक क्रिटिकल वॉइस है संसद में, उनसे हमने बात की। हमने उनको बताया कि इस बिल में क्या खामियां हैं, आप कौन से मुद्दे उठा सकते हैं, कौन से मुद्दे नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो हमारा काम होता है। और वो हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपने सांसदों को बताएं कि इस कानून में कौन, उनको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनको बताएं इसमें क्या खामियाजा है और नहीं है। तो उसके बावजूद भी कोई बिना डिबेट के अब ये बिल पास हो गया लोकसभा से। और मुझे कोई शक नहीं होगा, क्योंकि आज हम क्या बोलते हैं पार्लियामेंट्री भाषा में, सीनो डाई। तो आज ऑलरेडी सीनो डाई, आज आखिरी दिन है, आज का पार्लियामेंट चलेगा नहीं। तो आज मुझे कोई अचरज नहीं होगी कि अगर वो बिल आज राज्यसभा में से भी पास हो जाए, और बाय फ्राइडे और बाय सैटरडे जैसे मुझे लगता है राष्ट्रपति उसके ऊपर मुहर भी लगा दें और वो ऑर्डिनेंस में भी आ जाए। तो एक बात बहुत क्लियर है कि सरकार जिस प्रकार से बेसब्री दिखा रही है, वो बेसब्री की वजह काफी दिनों से है, और कोरोना में उनको एक मौका मिल गया कि उस बेसब्री का फायदा उठाते हुए मजदूर विरोधी, आपदा को उन्होंने जी अवसर में बदल दिया है जी एक जी, तरीके से। किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, ये जो कानून है, जो उनके कॉर्पोरेट क्रोनीज और उनके जो साथी हैं जो कॉर्पोरेट में बैठे हैं उनको सूट करता है, उसके लिए करते हैं, और कोरोना उनके लिए। किसी ने इसके लिए बहुत अच्छा नाम दिया था, याराना पूंजीवाद। जी ये यारों को सारी संपत्ति आप बांट दें, उनको बेच दें। जरूर। और एक नई बात जो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नया कानून आया है, 44 श्रम कानूनों को खत्म किया गया है, जिसमें ईपीएफ और पीएफ और
बोनस और भत्ते ये सब शामिल हैं। ESIC, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर हाँ, एक्ट, जितने ट्रेड कानून पिछले ट्रेड 70 सालों से। जी हाँ, ट्रेड यूनियन एक्ट, ये सारी चीजें। जी जी। अब आप क्या संक्षेप में बता सकते हैं कि क्या क्या कानून खत्म हो गए और अब नया जो एक युग शुरू होगा मोदी के राज में, वो क्या होगा? और अंग्रेजों के जमाने में जो श्रम कानून हुआ करते थे उससे कितना फर्क होगा? आपने जहां खत्म किया वहीं से शुरू करता हूं कि रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1929 में आया था। और रॉयल कमीशन ऑफ लेबर की अगर आप रिपोर्ट को पढ़ें तो उसमें ये कहा गया था कि हमको कॉन्ट्रैक्ट पद्धति जो है उसको खत्म करनी है, वो एक शोषणकारी पद्धति है। ये अंग्रेजों के कमीशन ने कहा था। और सरकार, जो अंग्रेजों ने ठुकराया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने अपनाया, जो अंग्रेजों ने ठुकराया, सरकार उन चीजों को लेकर के आ रही है। तो 90 साल पहले जो हम बात कर रहे थे, आज भी हम वही बात कर रहे हैं। और अंतर यह है कि अंग्रेजों की सरकार ने जिसको ठुकराया उसको इस सरकार ने अपनाया। तो ये एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये सरकार का दिशा बिल्कुल सीधा है। मैं दो चीजें इसमें कहना चाहता हूं, मोटी मोटी बातें। एक तो ये है कि इस देश का जो मेहनत कश है, जो कामगार है, जो जो मैं जो बोलता हूं वर्किंग पुअर जो है, वो आज के समय में हम बोलते हैं 93% सरकारी डेटा है, मैं तो बोलूंगा 97% है। तो ये पिछले 70 सालों से 60 सालों से ये कोशिश रही कि किस प्रकार से इन सारे बड़े तबकों को आप कानून के अंदर लेकर के आए। कानून तो है, कानून, लेकिन वो कुछ 5-6-7% मजदूर वर्ग को सपोर्ट करता है, लेकिन 93% वर्कर्स के लिए, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, अभी हमने देखा कोविड में जिन जो हालत हुई, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, ब्रिकलिन वर्कर्स हैं, MSME छोटे उद्यमियों के जो वर्क MSME सेक्टर के वर्कर्स हैं। तो ये जो वर्कर्स की संख्या है संदीप जी, वो 93% है। ये भारत सरकार का आंकड़ा है। और इन वर्कर्स के लिए तो हमारा लेबर कानून तो कभी था ही नहीं। तो मोदी सरकार का जो ये पिच था कि हम ये रिफॉर्म कर रहे हैं ताकि देश का हर कामगार, हर मेहनतकश इस कानून के अंदर आ जाए, वो तो हुआ नहीं। उन्होंने क्या किया, इसका उल्टा किया। जो 7% लोग थे, जो सो कॉल्ड 7% जो लोग थे संगठित वर्ग के, जो इस कानून के अंदर में थोड़ा बहुत सुविधा पा रहे थे, उनको भी उन्होंने इस दायरे से बाहर निकाल दिया। तो टेक्निकली आज के समय में जो सरकार के अंदर में जो भी लोग भी जो काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, उनको भी गया। तो टेक्निकली जो क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर हैं सरकार के, डिफेंस के, बस उनके लिए ही लेबर लॉ है। बाकी 98% के लिए तो लेबर लॉ खत्म हो गया। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि आज के समय में सरकार जो है एकदम खुली लूट करेगी। आप यूनियन नहीं बना सकते हैं। आपके पास उदाहरण के तौर पे सेफ्टी कमेटी की बात कही गई है कि जहां 250 वर्कर या उसके ऊपर होगा वहां सेफ्टी कमेटी होगी। हर साल हिंदुस्तान में 40,000 मजदूर मर जाते हैं अपने वर्क साइट पे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़ा है, ये आंकड़ा है। 40,000 मजदूर मर जाते हैं और उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि 250 से ऊपर। और वर्ल्ड बैंक का डेटा है कि 80% से जो ऊपर वर्क साइट्स है वहां पे नॉट मोर देन 60 वर्कर, 60 मजदूर से ऊपर काम ही नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि 80 to 90% वर्क साइट्स के लिए कोई सेफ्टी कमेटी ही नहीं है। आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा कि यूनियन, आपका जैसे रजिस्ट्रार जनरल अगर यूनियन रजिस्टर करता है, किसी ने भी अगर कंप्लेन कर दिया तो रजिस्ट्रार जनरल के पास इतनी पावर है कि वो यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि जो ये सब जो छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं आपको, ये इतनी खतरनाक है। मतलब आने वाले समय में यूनियन क्या होता है, मजदूर संघर्ष क्या होता है, स्ट्राइक क्या होती है, बेसिक सोशल सिक्योरिटी। मैं उदाहरण देता हूं कि कोरोना में जो हमने देखा, जो त्रासदी, जो गंभीर मुद्दे देखे हमने कि माइग्रेंट वर्कर्स के साथ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सारे सरकार के लोग बोल रहे थे। अभी के कानून में ये लिखा हुआ है कि कोई स्टेब्लिशमेंट और 5 से ऊपर वर्कर, ये डिफिनेशन में कानून में लिखा हुआ है कि 5 से ऊपर वर्कर होगा, उसके ऊपर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमेंस एक्ट लागू होगा। अभी क्या किया सरकार ने, उस 5 के थ्रेशोल्ड को बढ़ा करके 10 कर दिया है। तो टेक्निकली सरकार जो है वो एक्सक्लूजन के क्राइटेरिया को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते 5 से 10 कर दिया, 10 से 20 कर दिया। अभी के संदर्भ में मुझे लगता है कि कोई भी इस देश का मजदूर बेसिक लेबर राइट, वेजेस, वर्किंग कंडीशन, सोशल सिक्योरिटी, बेसिक हाउसिंग, ये जो मतलब बुनियादी सुविधाएं हैं, जो मैं कहता हूं कि जो राज्य और संविधान की जिम्मेदारी है कि मजदूरों को दे, क्योंकि यही वही मजदूर हैं जो देश की पूरी इकोनॉमी चलाते हैं, उसके लिए बेसिक बुनियादी सुविधाएं भी खत्म कर दी गई। ये आवास को भी खत्म कर दिया गया है, जो जिम्मेदारी थी कंपनियों की कि एक वेज का एक हिस्सा होता है आवास की सुविधा, उसको भी शायद सरकार ने खत्म कर दिया है।
बिल्कुल, अगर आप पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कोड को संदीप जी, तो हम्म। उसमें बहुत ही क्लियरली तरीके से, जैसे कि पहले वाले कानून में भी लिखा हुआ था कि एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि आप घर की आवाज की भी सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। नए हम्म। वाले कानून में नहीं लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इस हम्म। चीजों को देख करके। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार ने कहा है पहली बार कि हम माइग्रेंट वर्कर्स का सेल्फ डिक्लेरेशन रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपको ज्ञात होगा, और मैं दोबारा इसके ऊपर मैं बता दूं आपको कि 2008 में कांग्रेस की सरकार ने कानून लाया था, अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। और उसमें पहली बार कहा गया था कि सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब इसका है कि हिंदी अपने श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई मजदूर बोलता है कि मैं मजदूर हूं, तो आप उसको मान लीजिए मजदूर हैं, और उसको आप एक आईडी कार्ड दीजिएगा कि वो कामगार है। ये कांग्रेस की सरकार ने कानून लाया था। आज 12 साल हो गए, वो कानून आज तक लागू नहीं हुआ। और कांग्रेस की सरकार में 2008 से लेकर 2014 तक 6 सालों में कांग्रेस की सरकार ने भी काम नहीं किया, तो इस सरकार से तो हमें कोई उम्मीद भी नहीं है। तो सरकार फिर से वही रीपैकेजिंग, मैं बोल रहा हूं कि हर प्रोडक्ट की रीपैकेजिंग करके लेके आ रही है। उन्होंने सेम चीज कहा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बिल में कि सेल्फ डिक्लेरेशन करेंगे, हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे फंड में, तो फंड के नाम पे कुछ है ही नहीं। तो जब आप डिक्लेरेशन करने की बात कर रहे हैं, अगर आपने मुझे दे भी दिया आईडी कार्ड, से होने क्या वाला है अगर आप मुझे सोशल सिक्योरिटी नहीं देने वाले हैं? और रजिस्ट्रेशन भी होगा नहीं होगा उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं, बिकॉज हमने पिछले कानूनों का देखा है कि क्या हाल हुआ है। तो सरकार बहुत क्लियरली तरीके से ये पूरा कानून ने बना दिया है, क्योंकि थोड़ा दुनिया को समझाया जा सके कि हाँ रिफॉर्म किया है, पर अच्छा, टेक्निकली। हाँ। एक अंतिम सवाल हम आपसे पूछने की कोशिश करेंगे कि जो लेबर कोड है, ये पूरी दुनिया के पैमाने पर लागू हो रहा है। माने ये कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी की गवर्नमेंट या मोदी सरकार की गवर्नमेंट का अपनी कोई खोज है कि वो लेबर रिफॉर्म कर रहे हैं और इजी डूइंग ऑफ बिजनेस जो है वो जो कर रहे हैं उसके नाम पर। तो ये सुधार जो कहा जा रहा है, ये असल में बिगाड़ है, ये श्रम कानूनों का बिगाड़ इसको कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्या आप बता सकते हैं कि जो लेबर कोड की परिकल्पना आई थी, वो कहाँ से शुरुआत हुई थी, किनके, और पूरी दुनिया के पैमाने पर लागू हो रही है, तो उनके पीछे कौन लोग हैं और कैसी ताकत है? दुनिया में जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जो लेबर के मुद्दे पे जो सबसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में फ्लेक्सिबल मार्केट, मतलब कि एक ऐसा बाजार जहां पे आपके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, कुछ भी जो करना है, तो अमेरिका सबसे बड़ा विकसित देश है। और सबसे ज्यादा जो बुरे जो लेबर जो आपके कानून है वो अमेरिका में है। और पिछले काफी सालों से संघर्ष हुआ है, लेकिन वहां पे आज तक वो चीजें आगे नहीं बढ़ी हैं। लेकिन मैं पिछले 2-3 सालों में कुछ कुछ जहां जहां आंदोलन हुए उसके बारे में कहना चाहता हूँ। फ्रांस में अगर आप देखेंगे, फ्रांस जला है, 1.5 महीने फ्रांस जला है, क्योंकि वहां पे पेंशन फंड को खत्म किया गया, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। उसी प्रकार से चिली में भी पूरे 1 महीना, आप जानते हैं पिनोचा की सरकार है वहां पे, और जिस प्रकार से उन्होंने दमनकारी नीतियों से मजदूर कानूनों को खत्म करने की कोशिश की, 1.5 महीने आंदोलन चला। अभी हाल में श्रीलंका में, अभी पाकिस्तान के अंदर में भी आपने देखा, कल परसों में कह रहा हूं कि परसों की बात है कि कराची में एक बहुत बड़े स्टील फैक्ट्री में करीब करीब 250 मजदूरों को निकाल दिया गया। तो ये अभी हम देख रहे हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में और पूरी दुनिया में एक नई प्रकार का ट्रेंड शुरू हुआ है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, मुझे लगता है कि हमारी जो सरकारें हैं, लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनी सरकारें हैं, वो सिर्फ नामोवश हैं, वो एक सिंबॉलिक सरकारें हैं। देश कानून तो कोई और चला रहा है, और वो दुनिया के वो वही 8-10 पूंजीपति परिवार हैं, वही पूंजीपति संस्थाएं हैं, वो चला रही हैं। और उनका इशारा बहुत क्लियर है कि कोई भी बेसिक अधिकार को ना मांगा जाए। आप यूनियन बनाने की बात मत कीजिए, आप राइट टू ऑर्गेनाइज की बात मत कीजिए, आप राइट टू एसोसिएशन की बात मत कीजिए, आप सोशल सिक्योरिटी की बात मत कीजिए। तो जो कोई भी बात मत कीजिए कि जिससे किसी भी तरीके से पूंजीपति वर्गों को के हितों को कोई भी नुकसान पहुंचे। क्या आपको ऐसा आपको हम क्या जितना मजदूरी दे रहे हैं, उतना मजदूरी ले लीजिए चुपचाप से, और जानवर के जैसे रहिए, खाइए, बस सो जाइए और टॉयलेट जाइए। मतलब मैं बोलता हूं ना कि आपके पास कोई बेसिक राइट ही नहीं होंगे तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते हैं जी। क्या ऐसा समझा जा सकता है कि अब फिर से दुनिया 90 साल 100 साल पीछे जा रही है, उस आदिम जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, उस दौरान जो आदिम किस्म का शोषण होता था, जिसमें बहुत श्रम का कोई बहुत महत्व नहीं था और पूंजी का बहुत महत्व था, आज बिल्कुल एकदम वैसी ही स्थिति खड़ी हो गई है कि हम 100 साल पीछे जा चुके हैं? मुझे लगता है कि हम उस तरफ बहुत करीब पहुंच गए हैं, और ज्यादा समय नहीं हुआ है। अगर आप सिर्फ 100 साल पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि यूरोप में, जो यूरोप आज के टाइम में बहुत विकसित हम मानते हैं, वहाँ पे मजदूर 12 घंटे काम करते थे।
मतलब वीडियोस अवेलेबल हैं कि एक महिला मजदूर जो है गर्भवती हैं और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है और बच्चे जन्म देने के आधे घंटे के बाद वो दोबारा से फैक्ट्री में काम कर रही हैं। तो जो शोषण, बाल मजदूर पूरे फैक्ट्री में भरे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो शोषण का जो हमने देखा है गंदा चेहरा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 साल पहले, बहुत पुरानी बात नहीं है, वो पूरी शोषण की व्यवस्था दोबारा से आने वाली है। और हिंदुस्तान तो अभी पिछले 30-40 सालों में थोड़ा बहुत इंप्रूव किया था, थोड़ा बहुत बोलना सीखा था, हमारे पास तो अभी भी वो राइट्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि जितना हम 40 सालों में थोड़ा बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन उतनी ही स्पीड से पीछे चले गए। तो मुझे लगता है कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दक्षिण एशिया नहीं, पूरा यूरोप, पूरा दक्षिण अमेरिका, पूरा हम 100 साल पहले के आयाम में जा रहे हैं, जहां पूंजी बहुत मजबूत हो रही है और पूंजी से संबंधित जितने भी और पूंजी जो पूंजी चला रहे हैं वही लोग सरकार बना रहे हैं और वही पूरे सरकार के हर चीजों के हर मापदंडों को कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो बहुत बुरा समय है, बहुत। थॉमस पिकेटी की एक किताब आई थी जिसमें द कैपिटल के नाम से, उसमें उन्होंने ये दिखाया है कि जो कंसंट्रेशन, कैपिटल का जो कंसंट्रेशन है, पूंजी का जो केंद्रीकरण है, जो उस समय सामंती युग में जो हुआ करता था, वैसा ही कंसंट्रेशन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी कि अमीरी गरीबी की खाई को दिखाते हुए उन्होंने ये बात कही थी। जी। आप जो है असंगठित क्षेत्र को लेकर के क्या सोचते हैं? क्योंकि अब जो है मुझे लगता है कि बहुत सारी आबादी को इन्होंने असंगठित क्षेत्र में धकेल दिया है और अब उनके अंदर कोई संगठन का कोई उस तरह का जो परंपरागत जो सांगठनिक स्वरूप है वो काम करता हुआ दिखाई नहीं देता है। ट्रेड यूनियनों का भी उसमें बहुत असर नहीं है, इसीलिए वो शायद निष्प्रभावी हो गई हैं। आज प्रोटेस्ट होने वाला है पूरे देश भर में, लेकिन आप असंगठित क्षेत्र के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो प्रोटेस्ट होने वाले हैं वो रिएक्शनरी हैं। मुझे लगता है एक तो आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा आज के टाइम पे। असंगठित क्षेत्र तो पहले ही से भूखा नंगा था, मतलब अगर मैं बोलूं, माफी चाहता हूं असंसदीय भाषा में, वो पहले ही से भूखा नंगा था और वो अभी भी भूखा नंगा है। ईमानदारी से मैं ये बात कहना चाहता हूँ। लेकिन असंगठित क्षेत्र के अंदर में मोदी जी के झूठ ने थोड़ी उम्मीद जगाई थी। उन्होंने कहा कि पहली बार कोई सरकार आई है जो देश में हाशिए पे खड़े समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जो अंतिम मजदूर है, उसके लिए कुछ करेगी। लेकिन वो सारे जो सपने थे जो मजदूरों को दिखाए गए, वो धराशायी हो गए। असंगठित क्षेत्र पहले ही से भूखा नंगा था, उसकी हालत पहले ही से खराब थी। कोई उम्मीद जगी थी, लेकिन वो उम्मीद गलत निकली, वो उम्मीद जो है वो झूठी निकली। अब असंगठित क्षेत्र कहीं पे और उम्मीद किए बिना वो अपना संघर्ष करेगा। जहां जहां कुछ कुछ राज्यों में, मैं नहीं कह रहा हूं कि कुछ हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पे तो मुझे लगता है कि उम्मीदें बहुत कम है। लेकिन जहां जहां कुछ कुछ राज्यों में, जहां जहां थोड़े बहुत प्रभावशाली कुछ हो सके, जैसे महाराष्ट्र में सरकार है, तीन पार्टियों की सरकार है, वहां कुछ हो सकता है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर गवर्नमेंट की सरकार है, वहां कुछ हो सकता है। केरल में कुछ हो सकता है। तमिलनाडु में, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जैसे देश में अब राष्ट्रीय स्तर पे आप नहीं कुछ कर सकते हैं, बिकॉज पूंजीवादी और पूंजी बहुत मजबूत हो गई है। कुछ होगा 30-40 सालों के बाद तो अलग बात है, लेकिन छोटे छोटे संघर्ष से मुझे लगता है राज्यों के स्तर पे कुछ संगठित क्षेत्र कुछ हासिल करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन आज के संदर्भ में मुझे लगता है कि ना ट्रेड यूनियंस, ना वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, हम सब की थोड़ी ना कहीं कहीं अपने आप की पूरी रणनीति को दोबारा सोचना पड़ेगा। और कैसे सिर्फ रिएक्शनरी रिस्पॉन्स से कुछ नहीं होने वाला कि सरकार ने ये किया हम जंतर मंतर पे खड़े हो गए, सरकार ने ये किया हमने बयान दे दिया, इससे नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं समाज के अंदर में आज भी जाति धर्म के नाम पे जो ये पूरा बहकाया गया है, कहीं ना कहीं हमको आज बुनियादी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पे दोबारा अपने मजदूरों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से बात करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं हमको एक नए तरीके से, एक नए मूवमेंट को एक दिशा देनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी। आज पूरे देश भर में प्रोटेस्ट आयोजित किए गए हैं लेबर कोड को लेकर के और कृषि अध्यादेश जो पास हुआ है उसको भी लेकर के। एक जो खास बात है कि ट्रेड यूनियनों ने किसानों को सपोर्ट किया है और 25 सितंबर को जो देशव्यापी एक तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया है उसमें वो सक्रिय रूप से भागीदारी करेंगे। वो सारे लोग सरकार के इन कदमों का, जो मजदूर विरोधी और मजदूर विरोधी और किसान विरोधी जो कानून है उनका, तो इस लाइव से आप लोग जुड़े रहें। हम लोग आज दिन में जंतर मंतर पे फिर से जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लाइव दिखाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।